जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 21 क्वेश्चन से 30 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 51 से और हम लोग 51 से 100 तक आज पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश हमारा यह है कि हम रसायन विज्ञान को जल्दी से जल्दी कवर कर लें, क्योंकि साइंस में 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों पोर्शन इक्वली ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन बन जाए, ये चांस डिपेंड करता है हमारा जो एग्जामिनेशन जब होगा उसमें आपका क्या कहते हैं, सेट्स बनते हैं। सेट्स बनते हैं तो उसमें कंजिक्यूटिवली किसी में फिजिक्स ज्यादा पूछ लेगा, किसी में केमिस्ट्री ज्यादा पूछ लेगा, किसी में बायोलॉजी ज्यादा पूछ लेगा, या किसी में थोड़ा थोड़ा करके तीनों को से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है। जीएस में से टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन साइंस से आएगा। 10 क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन तक साइंस पोर्शन से आता है। ठीक है। तो इसीलिए साइंस पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज्यादातर चांसेस रहते हैं, बायोलॉजी से ज्यादा चांस रहते हैं। और फिजिक्स के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51 से। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने हैं, वो आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक वीडियो को देखें, जिससे आपको एग्जाम में अच्छा बेनिफिट प्राप्त हो। अच्छा बेनिफिट लेने के लिए ज्यादातर यही है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 51। यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जो बल्ब है वो जल रहा है, ठीक है, जलता हुआ बल्ब है, उसमें रोशनी है, तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता। क्योंकि फिलामेंट क्यों नहीं जल जाता? फिलामेंट जल जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी चार है। ऑप्शन ए देखते हैं। जिस धातु से बना होता है वह अग्नि प्रतिरोधी है। जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती, क्योंकि बल्ब निर्वातित इवैक्यूएटेड होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या आखिरी गैस भरी होती है। ऑप्शन सी, यह समृद्ध क्लोज्ड तंत्रों में नहीं जलता है। ऑप्शन डी, यह अधात्विक पदार्थों में नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती, क्योंकि बल्ब निर्वातित इवैक्यूएटेड होता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी होती है। ये हम लोग पॉइंट देख चुके हैं कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो वो नाइट्रोजन और अक्रिय गैस भरी होती है। अच्छा, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस किसे कहते हैं? ठीक है। अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, और अक्रिय गैस में ये कौन सी अक्रिय गैस है जो इसमें भरी होती है? तो ऑर्गन, ऑर्गन गैस बल्ब के अंदर भरी होती है। ठीक है। ऑर्गन गैस आप लोग ये नोट कर लेंगे, ऑर्गन गैस। और अक्रिय गैस टोटल 8 है। ठीक है, टोटल 8 है, उनके आप लोग देख लेंगे। जैसे ऑर्गन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ठीक है। इस तरीके से अक्रिय गैस है। ये गैस क्या होते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, कितना चीजें दिया हुआ है। रोशनी वाले बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिलामेंट जलता नहीं, क्योंकि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होता है, क्योंकि बल्ब निर्वातित इवैक्यूएटेड होता है, उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या आखिरी गैस भरी होती है। चलिए इससे एक दो पॉइंट ज्यादा ही मैं आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, इस्पात में होता है, क्या होता है, 0.1 से 0.1 to 2% कार्बन, 5 से 10% कार्बन, कोई कार्बन नहीं, तो 20% कार्बन। देखिए इस्पात में इस्पात जो होता है, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस्पात में 0.1 से 2% तक कार्बन होता है। ठीक है। इस मतलब 0.25 से 1.5% तक होता है। ठीक है, इस्पात में कार्बन की मात्रा। इस्पात लोहा एवं कार्बन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। ठीक है, इन स्टेनलेस स्टील।
लोहा आयरन, क्रोमियम Cr और निकल Na। ठीक है, ये तीनों धातुएं इसमें होती है। इसमें क्रोमियम का मात्रा लगभग 18% होता है। क्रोमियम की मात्रा अधिक होने पर स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। इस्पात का उपयोग बर्तन बनाने में, पुल बनाने में, औजार बनाने में, रेलवे पटरी बनाने में होता है। ठीक है, इस्पात का प्रयोग क्या क्या बनाने में? पुल बनाने में, जैसे ब्रिज वगैरह, उसे कंस्ट्रक्शन में काम, औजार वगैरह बनाने में, रेलवे की पटरी बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, लारमंड स्टार्च जिसे कहते हैं को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाया जाता है: ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, लार्मंड स्टार्च को जल अपघटित कर ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 54, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या है? श्वसन प्रक्रम, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसमें कौन से वायु के किस घटक के प्रयोग होता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अक्रिय गैस का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का प्रयोग ही होता है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एल्यूजेल, एल्यू एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूजेल, एल्यू से क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो यहां से याद रख सकते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होगा। देखिए, अम्लता कम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? क्षार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, एल्यूजेल में क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना। ठीक है, लवण मतलब नमक। ठीक है, नमक का पूछ रहा है कि भोजन में नमक की मुख्य भूमिका है क्या? कौन सी भूमिका है? खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना है, या थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होती है, या खाना बनाने के प्रक्रम को सरल करता है, खाद्य पदार्थों की जल में घुलनशीलता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है थोड़ा सा। देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, NaCl, तो जैसे NaCl है आपका, और यहाँ से हम देखते हैं कि भाई खाने में इसका यूज हो रहा है, तो NaCl से ही, NaCl का रिएक्शन करा करके हम क्या बना लेते हैं? HCl बना लेते हैं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र, इंपीरियल फार्मूला, वह आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार संबंधित है: मूलानुपाती सूत्र बराबर n गुणे आणविक सूत्र, आणविक सूत्र बराबर मूलानुपातिक सूत्र बटे n, या आणविक सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपातिक सूत्र, आणविक सूत्र बराबर n प्लस मूलानुपातिक सूत्र। देखिए, प्लस वाला तो गलत हो जाएगा, प्लस तो होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर है ये आणविक सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है? आणविक सूत्र बटे मूलानुपातिक सूत्र बराबर n। ठीक है, या n बराबर आणविक सूत्र बटे मूलानुपातिक सूत्र। तो आणविक सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपातिक सूत्र कर लो, आणविक सूत्र n गुणे, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? सोना है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, या लोहा है? ठीक है, तो देखिए साथियों, मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है आपका लोहा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर लोहा की मैं बात करूं, तो सबसे पहला धातु कौन सा प्रयोग किया गया? क्या वो लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, या तांबा है? अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का हो जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में हिस्ट्री। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री में पूछा था, जो है NDA का क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा गया था
कि जो एक आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, जिसके लिए उन्होंने एक दांडी यात्रा करी थी, ठीक है। दांडी यात्रा, ये दांडी यात्रा में जो है गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, ठीक है। उस आंदोलन मतलब उस सत्याग्रह जो था, वो आंदोलन जो था, वो आंदोलन किस चीज के लिए था? तो क्वेश्चन में हिस्ट्री को केमिस्ट्री में कैसे किया, उसमें चार ऑप्शन दे दिए और उसमें ऑप्शन जैसे ए दे दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लीजिए, ऐसे NaOH, इसके लिए किया बी, हाँ, या सोडियम क्लोराइड, ऐसे NaCl, ठीक है। ऑप्शन सी दे दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डी दे दिया पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे दे दिया। तो सोडियम क्लोराइड को देखिए क्या कहते हैं हम लोग, नमक कहते हैं, ठीक है। ये आपका साधारण नमक होता है। और सोडियम क्लोराइड जो है मतलब नमक, तो उन्होंने जो दांडी यात्रा की थी, ये क्या था, नमक सत्याग्रह था। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए, वो नमक पे ज्यादा टैक्स लगाया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री से केमिस्ट्री के का ऑप्शन केमिस्ट्री और क्वेश्चन हिस्ट्री, इस तरीके के क्वेश्चन जो है फंसाने के लिए कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया यहाँ से देख करके, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अपने चलते हैं 59 की तरफ। अच्छा, 58 का हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 58 क्वेश्चन का देख लेते हैं। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मनुष्य द्वारा सर्वाधिक लाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो वो होता है बॉक्साइट होता है, ठीक है। जैसे तांबे का कॉपर पायराइट होता है, ठीक है। और आपका जैसे सोना किससे मिलता है? तो कैल्वेराइट से मिलता है। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या हो जाता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का फार्मूला क्या है? ये रहा, Al2O3 इंटू 2H2O। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट CuFeH2 से होता है, ठीक है। पीतल, ब्रास किससे मिलकर बनाता है? देखिए ये दोनों से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीतल किससे किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो पीतल जो है आपका कॉपर और जिंक, इससे मिलकर बनता है। और जो आपका ये होता है कांसा, मतलब ब्रोंज कहते हैं इसको हम लोग, कांसा, ये किससे मिलकर बनता है? तो ये बनता है कॉपर और टिन से, ठीक है। एसन बोलते हैं टिन, ठीक है। सोना का निष्कर्षण मुख्यतः कैल्वेराइट्स AuTe2 एवं सिल्वेनाइट्स, इससे होता है, ठीक है। स्वर्ण की शुद्धता प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैरेट में मापी जाती है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसका रीजन ये है कि अयस्क जो होता है वो धातुओं के निष्कर्षण से रिलेटेड है, ठीक है। धातु, मेनली धातु मिलेगा हमें। तो जो धातु वाले जो अयस्क होते हैं वो खनिज हो सकते हैं भाई। वो खनिज का मतलब है जो खानों से निकलते हैं। अब खान से तो कोयला भी निकलता है, तो कोयला से क्या हम धातु बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं। तो कोयले कोयले को हम क्या कह सकते हैं कि कोयला हमारा जो है खनिज तो है, लेकिन अयस्क नहीं है। अब जैसे बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट अयस्क है और वो खनिज भी है, क्योंकि वो खानों से निकल रहा है, खुदाई में निकल रहा है, वो खनिज पदार्थ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। गोबर गैस का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मीथेन। मीथेन गोबर गैस का मुख्य गैस है। देखिए आप इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब मैं आपको केवल क्वेश्चन क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं एक्सप्लेनेशन भी फिर कराऊंगा। नहीं तो आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ से। उसके कुछ पॉइंट अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं तो मैं आपको जरूर बताते चलूंगा। मतलब अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते चलूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। इसमें मीथेन के 65% पाया जाता है, मीथेन, ठीक है। बायोगैस क्या होता है? से बायोगैस तो आपका गोबर गैस, जिसको गोबर गैस कहते हैं, इसको बायोगैस कहते हैं। गोबर से मेनली ये बनता है। इसमें क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है,
आदि गैसें निकलती हैं। यह एक उत्तम किस्म का ईंधन है, इसमें धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, बायोगैस में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा हो जाएगा, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है, अमोनिया सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, और ऑफलाइन यूरिया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंपोस्ट। जो कंपोस्ट एक तरह का गड्ढा होता है, ठीक है। उसमें गड्ढा में हम लोग क्या करते हैं, गांव वगैरह में अक्सर देखा जाता है, गड्ढे बना के उसमें गाय भैंस का गोबर, जानवरों का गोबर, सड़े गले चीजें, वस्तुएं या पत्ते वगैरह इस तरीके के, या चूल्हे से निकले हुआ राख, ये सब इकट्ठा करके उसमें डाल दिया जाता है। तो वो सड़ता है, तो उसके सड़ने से एक तरह का खाद क्रिएट हो जाता है। ठीक है, खाद क्रिएट हो जाता है। खाद मतलब एक तरह का ये खाद है, उर्वरक की तरह काम करता है। ठीक है, और उसमें क्या पड़ जाते हैं, केचुए पड़ जाते हैं। तो वो केचुए क्या करते हैं, वो आपका मिट्टी में जगह बनाते हैं, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उर्वरता के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट से बना जो उर्वरक होता है, वो सबसे उत्तम किस्म का उर्वरक माना जाता है। ठीक है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि यूरिया की खोज किसने की? तो वर्जीलियस के शिष्य वोलर ने। वोलर ने यूरिया की खोज की, निर्माण की थी। ये लैब में बनने वाला पहला यौगिक है। इन्होंने अमोनिया साइनाइड को गर्म कर यूरिया प्राप्त किया था। अमोनिया साइनाइड को गर्म कर दिया और इन्हें क्या मिल गया? यूरिया प्राप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच क्या प्रदर्शित करता है? थोड़ा इसको लेने में टाइम लगता है। चलिए, पीएच प्रदर्शित करता है विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब, विलयन की अम्लता तथा क्षारकता, विलयन की आयनी शक्ति। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीएच विलयन की अम्लता और क्षारकता बताता है। पीएच वैल्यू से हम बता सकते हैं कि कोई पदार्थ जो है, मतलब कोई जैसे कोई लिक्विड है, द्रव है, वो कितना क्षारीय है, कितना अम्लीय है, उसके बारे में जानकारी हम बता सकते हैं। ठीक है, पीएच का फार्मूला होता है -log ब्रैकेट में H+। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं सांद्रता वगैरह निकालने के लिए, या पीएच वैल्यू निकालने के लिए यूज हो जाता है। पीओएच मान या पीएच मान, पीओएच भी एक होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। एंड पीओएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है 2, 7, 12, 9। ऑप्शन ए सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू बता देता हूं। 7 के नीचे जाएंगे तो अम्ली, 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारी। 14 तक जा सकते हैं, ये 0 तक जा सकते हैं। अब इसमें देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे पावरफुल अम्ल होता है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं कि इसमें इसमें एच, मतलब जितना कम एच पीएच की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा अम्ली होगा। जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा क्षारी होगा। तो 2 जो है लगभग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये एसिड हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रकृति अम्ली होती है, सिंपली ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ देखिए, तो जली विलयन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जली विलयन किसके बनाए जा सकते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन बनाएंगे, जिसका पीएच मान होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन, कागज के निर्माण में, सूती कपड़ों में, चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में ये होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षार होता है। ठीक है, इसलिए क्षार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन या सोना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन सैलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 65, हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या बोरान। तो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला है। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें उसमें देखिए बहुत सारे कंपाउंड कार्बन से रिलेटेड मिल जाते हैं। ठीक है, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन। अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं होती है, तो ये जलने में सहायक नहीं होती, तो ये बुझाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम में लाई जाने वाली गैस है। कार्बन डाई गैस ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, शीतल पेय पदार्थों के बोतलों, कोल्ड ड्रिंक्स में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि वो कार्बोनेटेड वाटर, ऐसा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या फ्लोरीन। तो ऑप्शन सी मीथेन हो जाएगा। जैसे बायोगैस, ठीक है, बायोगैस का यूज हम लोग करते हैं ना, तो घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है अमोनिया, फास्फीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यह रंगहीन, दम घोटने वाली, गंधयुक्त हवा से भारी तथा विषैली गैस होती है। इसका उपयोग विरंजक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है कोयला, रेत, चूना पत्थर या लवण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेत। ठीक है, रेत में सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन तत्व किस में पाया जाता है? तो रेत में पाया जाता है सिलिकॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन या अपचयन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्युत अपघटन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। अब ये बताइए, एल्यूमिनियम का मुख्य वो क्या है, अयस्क क्या है? मुख्य अयस्क अभी पिछले क्वेश्चंस में कहीं पे आया था, आप लोग आंसर देंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 70 में मैंने ये क्वेश्चन से पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से बना होता है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं प्राकृतिक गैस में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बनता है। किस से बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन और किस तो हाइड्रो और क्लोरिक, क्लोरिक मतलब क्लोरीन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। ठीक है, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है क्लोरीनीकरण, अपचयन, प्रभाजी आसवन या विद्युत अपघटन। तो अपचयन होता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताइए कि अपचयन में ऑक्सीजन का की मात्रा ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है या हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, या मतलब ऑक्सीजन बढ़ता है या घटता है? इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। क्या होता है अपचयन, क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्षमता के कारण होती है। जल अपघटन, ऑक्सीकरण, बहुलकीकरण या अपचयन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुलकीकरण। बहुलकीकरण के कारण एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुलकीकरण। ठीक है, अब देखिए, एथिलीन के बहुलकीकरण से हम लोग क्या बना लेते हैं? पॉलीथीन बना लेते हैं। ठीक है, और पॉलीथीन का कितना प्रयोग होता है, इसीलिए इसका औद्योगिक या व्यापारिक उपयोग ज्यादा है। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक क्या होता है? एथेनॉल, शर्करा, साधारण लवण या सिरका। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिरका। ठीक है, 7 से कम पीएच किसका वैल्यू होता है? जो अम्लीय हो।
ठीक है, तो सिरका का पीएच मान क्या होता है, कम होता है 7 से, ये अम्लीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, बेंजोइक अम्ल, शर्करा, बेकिंग पाउडर या कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक बेंजोइक अम्ल है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, इच्छू शर्करा, केन शुगर, ग्लूकोज, साधारण लवण या एथिलीन एथिल एल्कोहल। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा साधारण लवण। ठीक है, हम लोग देखिए अर्थिंग के लिए कई बार देखा होगा कि नमक का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे अर्थ लगाते हैं। कभी कभी बिजली कम होती है तो हम लोग अर्थ बनाते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं, तो वो इसीलिए होता है कि उसमें जो है पॉजिटिव निगेटिव आयंस ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, साधारण लवण जिनका जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, यह जल में घुलकर सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन बना देता है। ठीक है, 78, सूरा के से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, क्रिस्टलन, आसवन, भंजन या ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आसवन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमी ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, स्टीलिन या एथिलीन। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमी ठोस एथिलीन बदल जाने वाली गैस है। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस, यह दम घोटू एवं विषैली गैस है। या ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म एवं पेय जल को शुद्ध करने, चीनी को सफेद करने इत्यादि के काम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, साधारण लवण, रेत, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नमक ज्यादा। ठीक है, साधारण लवण मतलब साधारण नमक कह सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में पाया जाता है। यह जल में अघुलनशील है, मतलब घुलता नहीं है। इसका उपयोग दंत मंजन, पाउडर, पेस्ट बनाने में तथा दीवारों पर सफेदी करने तथा सीमेंट उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है, नाभिक के न्यूट्रॉन, नाभिक के प्रोटॉन, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, परमाणु संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे परमाणु है, तो परमाणु दो हिस्से अगर देखा जाए तो दो पार्ट में क्रिएट कर लिए। एक हो जाएगा आपका नाभिक। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, नाभिक। और इसके चारों तरफ इस तरीके से जो सर्किल होता है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए नाभिक है, प्लस कर देता हूं, और इसके चारों तरफ क्या होता है, सर्कल्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में सर्कल नहीं होते हैं, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें नियम लगता है बोर बरी का। ठीक है, बोर और बरी का नियम लगता है, जिसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। देखिए, ये नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, और बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन के साथ साथ इसमें कौन है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नाभिक में आप कह लीजिए जो प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है, या उस परमाणु में, उस तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन या परमाणु के जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा, वही आपका क्या होगा, परमाणु संख्या। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। इसका ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 83,
ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सीएस, इसको कहेंगे मेथेनॉल। ठीक है, ये अल्कोहल है ना, OH अल्कोहल होता है, तो ये मेथेनॉल है। कार्बन मोनोऑक्साइड या अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या एथेनॉल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल ही आपका क्या होता है? ये वाइन होता है। ठीक है, वाइन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 84, एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच 2 है। ठीक है, पीएच कितना है? 2 है। उसमें निम्नलिखित के मिलाने से पीएच, उसका पीएच मान बढ़ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साधारण लवण, जलीय अमोनिया या इच्छु शर्करा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये हो जाएगा जलीय अमोनिया। एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच 2 है, उसमें जलीय अमोनिया मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला, अमोनिया NH3 होता है, और इसको बनाने की विधि कौन सी होती है? हैबर विधि होती है। कौन सी विधि होती है? हैबर, हैबर विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। बहुलकीकरण से प्रोटीन बनाने में, साबुन बनाने में, कृत्रिम खाद्य पदार्थ बनाने में या उर्वरक बनाने में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है। अमोनिया से ही हम लोग यूरिया बना लेते हैं। ठीक है, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फास्फोरस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो उर्वरक में नहीं होता। बाकी नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं, हाइड्रोजन के उर्वरक होते हैं, फास्फोरस के भी उर्वरक होते हैं। ठीक है, फास्फोरस नाइट्रोजन का अनुरूप एनालॉग है, यह प्रकृति में मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में फास्फोरस अनिवार्य है। जानवरों की हड्डियों में यह 85% कैल्शियम फास्फेट के रूप में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, प्रकृति में नहीं पाए जाने वाला कच्चा माल है। जल, जल तो पाया जाता है। पेट्रोल, पेट्रोल भी पाया जाता है, इसका कच्चा माल पाया जाता है। विनाइल क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, यह प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाने वाला कच्चा माल नहीं है। ठीक है, अच्छा पीवीसी क्या होता है? पॉली वाइनिल क्लोराइड होता है। ठीक है, ये पीवीसी पाइप आते हैं, पीवीसी पाइप जो है घरों में यूज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित है। पेट्रोलियम, कोयला, जल बांधों में, जल बांधों में और वायु पवन चक्की में। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और केवल एक ही तत्व से बना होता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयला। ये कार्बन का होता है। कोयला ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो एक ही तत्व से बना होता है और इससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। पॉलीथीन, ग्लूकोज, सामान्य लवण और यूरिया। तो पिघली अवस्था में विद्युत का चालन कौन कर सकता है? वो है सामान्य लवण या साधारण लवण, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। इनके अणु पात्र के दीवार से टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं। इनके अणु आपस में टकराते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों होता है। ठीक है, ये भी होता है, पात्र के दीवार से भी टकराते हैं और आपस में भी टकराते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, ये दोनों गलत हो जाएगा। तापमान बढ़ने से इनके अणु अधिक यादृच्छिक रैंडम गति से घूमने लगते हैं, ये भी बात सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं, ये बात तो केवल ठोस में लागू होती है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है चूना पत्थर, कोक, पेट्रोल या रबड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोक। ठीक है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वो क्या है? कोक है। कोक का प्रयोग हम लोग करते हैं।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोहे के उत्पादन के लिए कच्ची वस्तु के रूप में कोक का उपयोग होता है। कोक क्या है और रबड़ क्या है, दोनों को देख लेते हैं। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाता है तथा जो अवशेष बचता है वह कोक कहलाता है। ठीक है, इसमें 80 से 85% कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में प्रयोग होता है। अवकारक के रूप में से ईंधन एवं इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, लैटेक्स में 1% एचटी कम मिलाया जाता है जिसके फलस्वरूप रबड़ प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 92, पेट्रोल में से लगी आग को बुझाने के लिए प्राय जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए आग अलग अलग तरीकों से लगता है, जैसे बिजली के तार वगैरह से आग लग जाता है, या लकड़ी ईंधन से, पेट्रोलियम से। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग अग्निशामक यंत्र बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पेट्रोल की आग जब लगेगी तो उसको किस तरीके से बुझाया जाएगा, ये कौन सा प्रक्रिया है, उसके लिए देखिए। आग की लपटें काफी गर्म होती है तथा जल से ठंडी नहीं की जा सकती। ठीक है, जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर अभिक्रिया करते हैं। जल और पेट्रोल आपस में मिश्रणीय होते हैं, मिसिबल होते हैं। जल और पेट्रोल तो मिल तो नहीं सकते। जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। ठीक है, पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है, इसीलिए जलता रहता है। ठीक है, इसीलिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी तेल हो वो पानी में घुलनशील नहीं ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है। नायलॉन, सेल्यूलोज, मंड या ग्लूकोज। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, नायलॉन भी है, सेल्यूलोज भी है, मंड भी है। मंड मतलब स्टार्च। ठीक है, स्टार्च, मंड को हम स्टार्च कहते हैं। ये सभी बहुलक हैं, लेकिन ग्लूकोज बहुलक नहीं है, बहुलक प्रकृति का भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। एथेनॉल, क्लोरीन, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम या शर्करा, सामान्य लवण, लोहा। देखिए क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ नहीं, तो विद्युत अपघटन द्वारा क्या नहीं बनाए जा सकते, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन मेथड से नहीं बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। साधारण लवण का जल में घुलना। ठीक है, प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का मिलना। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, दहन होने से वो जल जाए। दहन दहन एक रासायनिक क्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ से भी आप इस पॉइंट से भी आप पकड़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया जिसमें मोटर कारों से पेट्रोल का दहन होता है। ठीक है, देखो जैसे दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, पूरा पूरा एलिमेंट, मतलब पूरा पूरा यौगिक जो है उसका फॉर्म ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। ऑक्सीजन नहीं करती, नाइट्रोजन ये भी नहीं करती, सल्फर डाइऑक्साइड या भाप। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये पर्यावरण का प्रदूषण करती है। क्वेश्चन नंबर 97, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बनना बना है। ठीक है, तो ये तो बना है का जो है, एक्चुअली में हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे ये बना है, मतलब ये भी तत्व उसी चीज से बना है जिससे हीरा बना है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, साधारण नमक नहीं। हीरा तो बना है कार्बन से, कार्बन से क्या बनता है, साधारण नमक नहीं। सोडियम क्लोराइड होता है, शर्करा नहीं। ग्रेफाइट, क्लोरोफॉर्म। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और हीरा और एक होता है फुलेरीन, ये सभी कार्बन के अपरूप है, मतलब कार्बन से ही बने हुए हैं। ठीक है, हीरा उसी एक अब ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक, ये मतलब ये जैसे क्या है ना, बेहोश वगैरह करने के लिए यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म का। यह चीड़ फाड़ जैसे कार्यों, सर्जरी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। श्वास के साथ इसका वाष्प लेने से बेहोशी होती है। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वृद्धि कार्बन की सॉरी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99,
कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। ईंधन, उर्वरक, साबुन या प्लास्टिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, साबुन। साबुन के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। तो चलिए, यहां तक आज हम लोग समाप्त कर लिए, और हम लोग अब अपने उस टॉपिक पर आते हैं जो मैंने आपको शुरू में बोला कि आपको एक अनाउंसमेंट किया जाएगा। ठीक है। आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए एक क्लास स्टार्ट हो गई है, और इस तरीके से आप लोगों की तैयारी संपूर्ण हो जाएगी, और वो है रीजनिंग। रीजनिंग की क्लास जी विजय सर ले रहे हैं। ठीक है। जी विजय सर की क्लास अगर आप लोग लेंगे, उसमें रीजनिंग में एक्चुअली में पढ़ाने का तरीका क्या है कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा, और आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसकी तैयारी करवाई जा रही है। दूसरी चीज, एग्जाम को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अभी अपना कमेंट देना स्टार्ट कर दिया है कि एग्जाम की डेट मार्च या अप्रैल होगी। तो देखिए, जब तक कि आरआरबी किसी प्रकार का अपना नोटिस नहीं निकाल देता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पेपर कब होगा, मार्च में होगा कि अप्रैल में होगा। ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है तैयारी को मजबूत रखिए। पेपर कभी भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, जो फॉर्म पहले निकाले गए थे, अभी तक उनके ही पेपर नहीं हो पाए हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो वो जो पहले फॉर्म निकाला है आरआरबी, उनका एग्जाम लेगा। जैसे एएलपी का लेगा, एएलपी सबसे पहले आया था, उसके बाद टेक्नीशियन का आया। टेक्नीशियन के बाद आपका ये आरपीएफ आया, जेई आया। ठीक है। जेई की वैकेंसी आई, और आरआरबी एनटीपीसी आया। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कई तरीके के फॉर्म आरआरबी ने भरवाए हैं, और उसको एग्जाम का जो है तैयारी करवाना है। और बाकी एग्जाम का उसने डेट दे दिया है, वो आपका करवाएगा। लेकिन अभी आरआरबी एनटीपीसी का कब एग्जाम होना है, उसकी डेट वो डिफाइन नहीं किया है। तो आरआरबी एनटीपीसी का जैसे ही आपको